वे दोनों उस भयानक जंगल के बीचों बीच एक नदी में एक नाव देखते हैं और उसे चुराकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नरभक्षी आदिवासियों से कैसे लड़ना है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू फिल्म एक्स स्टोरी। दुनिया का सबसे गहरा और साथ ही सबसे भयानक जंगल है अमेज़न का जंगल। अमेज़न के जंगल के भयानक जंगली आदिवासी कई साल पहले एक बच्चे को चुरा कर ले गए थे, लेकिन उस बच्चे को उन्होंने मारा नहीं। क्यों? आज बहुत सालों बाद उसी बच्चे को खोजते हुए उसका पिता नरभक्षी आदिवासियों के चंगुल में फंस जाता है, उस डरावने जंगल के बीचों बीच। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लिए वहां उस भयानक जंगल के अंदर कई चौंकाने वाले रहस्य इंतजार कर रहे थे। फिर क्या हुआ? क्यों उस घने जंगल के आदिवासी लोगों की लड़कियों को रात में उठाकर ले जाया गया? आओ मेरे साथ दुनिया के सबसे डरावने आदिवासियों के जंगल में एक रोमांचकारी साहसिक यात्रा पर। फिल्म एक्स स्टोरी प्रेजेंट्स एमरल्ड फॉरेस्ट। उसका नाम है बिल। पेशे से वह एक इंजीनियर है। उसके साथ है उसकी पत्नी जिन, बेटा टॉमी और बेटी हेदर। अमेज़न के इस विशाल जंगल के भीतर कुछ पेड़ पौधों को काटकर एक विशेष प्रकार का बांध बनाया जाना है, और इस बांध के मुख्य इंजीनियर के तौर पर बिल को वहां नियुक्त किया गया है। एक दिन बिल जब पास के जंगल के सामने पूरे परिवार के साथ समय बिता रहा था, तभी उसका बेटा टॉमी बिल और जिन की नजरों से बचकर जंगल के अंदर गहराई तक चला जाता है और वहां जंगल के पेड़ों के पीछे छिपे हुए कुछ अजीब लोगों को देखता है। टॉमी तुरंत दौड़कर आता है और अपने पापा बिल और मम्मी जिन को बताता है, जंगल के अंदर मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अजीब दिखते थे और मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। बिल टॉमी की बात सुनकर जंगल के उस गहरे हिस्से में जाता है, लेकिन बिल को आता देख वे लोग पेड़ों के पीछे इस तरह छिप जाते हैं कि बिल उन्हें देख नहीं पाता। इसलिए वह सोचता है कि शायद उसका बेटा टॉमी गलत देख रहा है और उसे जंगल से बाहर चलने को कहता है। लेकिन कुछ दूर आने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है, टॉमी गायब हो जाते हैं। जैसे ही वह जंगल के उस हिस्से में जाता है, कोई या कुछ लोग बिल की ओर एक तीर चलाते हैं। बिल तुरंत समझ जाता है कि टॉमी ने जिन लोगों को देखा था वे शायद अमेज़न के इस इलाके के बेहद खतरनाक आदिवासी ही शायद उसके बेटे टॉमी को अगवा करके ले गए हैं। असहाय पिता बिल पागलों की तरह अपने सभी कर्मचारियों को लेकर हर जगह टॉमी को खोजने लगता है, लेकिन उन्हें उसके बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता। बिल समझ जाता है कि अमेज़न के इतने बड़े और घने जंगल में शायद उसने टॉमी को हमेशा के लिए खो दिया है। समय के साथ बीत जाते हैं पूरे 10 साल। बिल जो बांध का प्रोजेक्ट लेकर वहां आया था, वो अब लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन उसका बेटा अब तक नहीं लौटा। इन 10 सालों में बिल ने अपने हर खाली समय में सिर्फ अपने बेटे को खोजने की कोशिश की है। केवल जंगल ही नहीं, वो कई अनाथालयों में भी गया और गरीब बेघर बच्चों की देखभाल भी करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद उन बच्चों में उसे कभी टॉमी फिर से मिल जाए। बिल को पता चलता है कि जंगल का वो हिस्सा जहां उसे जाना है बहुत ही खतरनाक है, किसी भी पल जान जा सकती है। लेकिन बिल ठान लेता है कि वो उस जंगल के छोर तक जाएगा और अपने बेटे को लेकर ही लौटेगा। बिल देर किए बिना ओवे नाम के एक पत्रकार को साथ लेकर रवाना हो जाता है। 10 साल पहले जब टॉमी अचानक गायब हुआ था या उसे अगवा किया गया था, तो बिल को एक तीर लगा था जिसके पिछले हिस्से में एक खास तरह का पंख लगा हुआ था। बिल ने वह पंख निकालकर अपने पास रख लिया था। इस बार रास्ते में जब वह कुछ आदिवासियों को वही पंख पहने देखता है, तो उनसे पूछता है कि क्या वे बता सकते हैं ये किस आदिवासी जनजाति का हो सकता है, क्योंकि आदिवासियों के भी अलग अलग समूह होते हैं। बिल को पता चलता है कि यह पंख उस आदिवासी समूह द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं इनविजिबल पीपल या अदृश्य लोग, और ये लोग जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में रहते हैं। अब सवाल उठता है, उन्हें अदृश्य आदिवासी क्यों कहा जाता है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिल एक नाव का इंतजाम करता है और जंगल के उस रहस्यमय छोर की ओर रवाना होता है। जंगल के भीतर एक जगह वो देखता है कि वहां सचमुच 2 आदिवासी समूह रहते हैं। उनमें से एक समूह है मानव भक्षी, जिन्हें कहा जाता है फियरस पीपल, और दूसरा समूह है इनविजिबल पीपल, जिन्हें अदृश्य लोग कहा जाता है। उन्हें अदृश्य इसलिए कहा जाता है
क्योंकि वे आदिवासी पेड़ पौधों, जंगल और किसी भी चीज के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं। वे लोग अपने शरीर पर ऐसा रंग लगाते हैं जिससे वे उस वातावरण में आसानी से छिप सकते हैं। जैसा कि बिल को शक था, वही सच निकला। टॉमी वाकई उन अदृश्य आदिवासियों के साथ ही है। पिछले 10 सालों में वह पूरी तरह से उन्हीं आदिवासियों में से एक बन चुका है। उसका पहनावा, चाल ढाल, बोलचाल, सब कुछ अब बिल्कुल आदिवासियों जैसा हो गया है। टॉमी अब उनके साथ घूम घूम कर शिकार करता है। आदिवासियों के नेता का नाम वांदे है और उसकी पत्नी को टॉमी मां कहकर बुलाता है। अपने बीते जीवन से अब उसका कोई नाता नहीं रह गया है। इसके अलावा बिल को पता चलता है कि ये 2 आदिवासी समूह यानी कि मानव भक्षी और अदृश्य आदिवासी, इनके बीच गहरी दुश्मनी है। एक दिन टॉमी तैरते तैरते काचेरी नाम की एक लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है, जैसे कि अक्सर किशोर लड़कों के साथ होता है। यह देखकर आदिवासी प्रमुख कहता है, अब तक यह एक बालक था, लेकिन अब इसे मिटा देने का वक्त आ गया है। ये कहते ही पूरा समूह अजीब तरह का नाच करने लगता है और एक खास तरह के अनुष्ठान में शामिल हो जाता है। टॉमी को एक पत्थर पर पेड़ की डाल पकड़कर खड़ा कर दिया जाता है और उसके शरीर पर चढ़ने लगती है जहरीली बड़ी बड़ी चींटियां। कुछ समय बाद वो खड़ा नहीं रह पाता, उसका शरीर टूटने लगता है। इस अनुष्ठान के अगले दिन वांदे और बाकी आदिवासी उसे तालाब के पानी में नहलाकर बाहर लाते हैं। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा होता है, चींटियों के काटने से। इसे देखकर वे कहते हैं, आज से तेरे अंदर का बालक मर गया, अब तू पुरुष बन चुका है। समझे बात? पुरुष बनने के लिए चींटियों के काटने का सामना करना पड़ता है। तो खैर, इन आदिवासियों के पास एक खास तरह का हरा पत्थर होता था जिससे वे कई काम कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास वह विशेष हरा पत्थर लगभग खत्म हो चुका है। अपने नेता के कहने पर टॉमी उस हरे पत्थर को खोजने निकल पड़ता है। उधर बिल और पत्रकार ओवे को नहीं पता कि अदृश्य लोगों की बस्ती इस जंगल के किस हिस्से में है। इसलिए वे कुछ पटाखे, ध्वनि बम फोड़ते हैं ताकि आदिवासी वह आवाज सुनकर समझ जाएं। जब वे लोग यह दिखाने के लिए कि यहां कोई आया है शब्दबाजी फोड़ते हैं, तो वे गलती से उस जगह पर फोड़ते हैं जो अदृश्य आदिवासियों की जगह नहीं थी, बल्कि वह थी मानव भक्षी आदिवासियों के इलाके में। वह नरभक्षी आदिवासी समूह वहां आ जाता है और बिल और ओवे को पकड़कर अपने डेरों में ले जाता है। बिल के पास जो तीर की वह खास पंख लगी हुई चीज थी, उसे देखकर वे मान लेते हैं कि शायद ये दोनों अदृश्य आदिवासी गुट के लिए काम करते हैं। उनमें से कोई एक जब हमला करने आता है, बिल उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर नरभक्षी आदिवासियों का नेता, जिसका नाम जयकारे है, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी टोली को आदेश देता है कि ओवे को वहीं मार दिया जाए, और बिल से कहता है, तू तब तक इस डरावने जंगल में अपनी जान बचाकर भागता रहा जब तक हम तुझे पकड़ न लें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस जंगल का हर कोना उनके हाथ की लकीरों की तरह जाना पहचाना है। लेकिन बिल चूंकि बाहर से आया है, इसलिए वह जंगल के बाहर भागकर बच नहीं पाएगा। बिल जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन आदिवासियों की नजर से बच निकलना वास्तव में नामुमकिन है। एक समय ऐसा आता है जब वे बिल को पकड़ ही लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, लेकिन तभी एक ढलान वाली जगह पर संभाल न पाने के कारण बिल ऊपर से लुढ़कता हुआ एक बड़े झरने के पास एक नदी में गिर जाता है। संयोगवश उसी समय टॉमी भी वहां पहुंचता है, क्योंकि वह उस हरे पत्थर की खोज में निकला था। बिल जैसे ही टॉमी को देखता है, उसे यकीन हो जाता है कि यही उसका गुमशुदा बेटा है। वही चेहरा, वही आंखें। टॉमी भी ऐसा लगता है जैसे वह बिल को किसी तरह पहचान गया हो। अतीत की कुछ बातें उसके मन में उभरने लगती हैं। इतने सालों बाद अपने खोए हुए बेटे को सामने देखकर बिल बेहद भावुक हो जाता है और उन नरभक्षी आदिवासियों की बात को भूल ही जाता है। और उसी समय वे बिल को निशाना बनाकर एक तीर चला देते हैं, जो बिल के हाथ में लगकर छेद कर देता है। टॉमी किसी तरह बिल को उन नरभक्षियों से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। बिल उससे पूछता है, टॉमी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी मां का नाम जीन है। हमने तुम्हें पाने की उम्मीद कभी छोड़ी नहीं। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था,
क्या तुम हमें पूरी तरह भूल गए हो? टॉमी कहता है, अब मुझे कोई टॉमी नहीं बुलाता, मेरा नाम अब टॉम है। लेकिन मैं तुम्हारा और मां का चेहरा कभी नहीं भूल सका पापा। कभी कभी मैं अब भी सपने में तुम दोनों को देखता हूं। आज तुम मेरे सामने खड़े हो। ये कहकर वह बिल को लेकर अपने ठिकाने पर वापस लौटता है, क्योंकि बिल को तुरंत इलाज की जरूरत थी। काफी कोशिशों के बाद वैंडी किसी तरह बिल का इलाज कर उसे ठीक कर देती है। बिल को होश आने पर वह वैंडी से पूछता है, तुमने उस दिन मेरे छोटे बेटे को किडनैप क्यों किया था? वैंडी कहती है, सच कहूं तो इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। पता नहीं क्यों उस दिन उस बच्चे की हंसी देखकर मुझे लगा जैसे उसे शहर के लोगों से बचाना चाहिए, क्योंकि हमें शहर के लोगों से बेहद नफरत है। शहर के लोग दीमक की तरह पूरी धरती से पेड़ पौधे, जंगल बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। शायद उस गुस्से में ही उस दिन मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले आई थी। बिल बहुत समझाता है, बहुत मनाता है टॉमी को कि वह उसके साथ घर लौट चले, लेकिन टॉमी मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है, पापा, ये जंगल ही अब मेरा घर है और ये आदिवासी लोग ही अब मेरे अपने हैं। इन्हें छोड़कर जाना मुमकिन नहीं। कुछ न पा पाने का दुख एक होता है, लेकिन किसी चीज को पा लेने के बाद भी उसे खो देना, उसका दर्द और भी ज्यादा होता है। स्वाभाविक है, बिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जिस बेटे को पाने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी, उसे आज पाकर भी वह उसे अपने साथ नहीं ले जा पा रहा है। उसका बेटा टॉमी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी पूरी दुनिया, उसकी पहचान बदल चुकी है। अगले दिन टॉमी और उस लड़की काचिरी की शादी होती है। तो खैर, शादी की रस्मों के बाद बिल बताता है कि वह अपने घर, अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। बिल की इच्छा अनुसार वैंडी, टॉमी और बाकी लड़के उसे शहर के पास तक छोड़ने आते हैं, लेकिन लौटते वक्त वे देखते हैं कि उनके ठिकाने की ओर से धुआं उठ रहा है। सब तेजी से भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां कोई पुरुष नहीं है। किसी ने उनके ठिकाने पर हमला कर दिया है। बुजुर्ग औरतों को गोली मार दी गई है और जवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया है, जिसमें टॉम की नई नई शादीशुदा पत्नी काचिरी भी शामिल थी। ये सब देखकर वैंडी समझ जाती है कि यह जरूर उनके दुश्मनों यानी नरभक्षी आदिवासियों का काम है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इन आदिवासियों के पास बंदूकें और गोलियां कहां से आ गईं? वे तो केवल तीर धनुष चलाना जानते हैं और जंगल के भीतर ही रहते हैं। असल बात यह थी कि जब नरभक्षी आदिवासी बिल को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो एक जगह बिल की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थीं। जान बचाकर टॉम के साथ भागते वक्त बिल ने एक नरभक्षी आदिवासी पर बंदूक फेंक कर मारी थी और खुद टॉम के साथ वहां से भाग गया था। बाद में देखा गया कि वो आदिवासी दल बिल की छोड़ी हुई बंदूक को साथ ले गया। शुरुआत में वे बंदूक चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने न कभी बंदूक देखी थी, न ये जानते थे कि बंदूक चलाने के लिए गोलियां लगती हैं। तब वे जंगल के बाहर एक जगह पहुंचे जहां कुछ शिकारी और औरतों की तस्करी करने वाले लोग रहते थे। उन्होंने उनसे कहा कि हमें ऐसा हथियार चाहिए और हमें इसे चलाना भी सीखना है। उन तस्करों ने बदले में शर्त रखी, हम तुम्हें हथियार देंगे, लेकिन तुम्हें हमें अपने गांव की कुछ लड़कियां देनी होंगी, जिनके शरीर को बेचकर हम व्यापार करेंगे। इसी वजह से नरभक्षी आदिवासी मौका पाकर वैंडी के गांव पर हमला कर देते हैं, बुजुर्ग औरतों को मार देते हैं और जवान लड़कियों को अगवा कर ले जाते हैं उन्हें बेचने के लिए। वैंडी और उसके साथी जंगल में इधर उधर घूमते हैं उन नरभक्षी आदिवासियों की तलाश में, और एक समय पर वे उन्हें ढूंढ भी लेते हैं। वैंडी सूरज डूबने का इंतजार करती है ताकि रात के अंधेरे में छिपकर उन पर हमला कर सके। लेकिन जब वे रात में उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह जगह पूरी तरह से कट चुकी है और लोहे की जाल से घिरी हुई है। यह वही जगह थी जहां पेड़ काटकर बांध बनाने का काम चल रहा था। अब कोई और रास्ता न देखकर वे लोग इलेक्ट्रिक के तारों से लटककर उस इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन करंट लगने से एक व्यक्ति वहीं मर जाता है। उसकी चीख सुनकर महिला तस्कर बाहर आ जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि चूंकि उन्होंने आदिवासी लड़कियों को बंदी बना रखा है, इसीलिए आदिवासी उन्हें बचाने आ चुके हैं। वे तुरंत नरभक्षी आदिवासियों को वैंडी के लोगों के पीछे छोड़ देती हैं और वे लोग जंगल में घुसकर कई आदिवासियों को गोली मार देते हैं। वैंडी भी गोली लगने से घायल हो जाती है। यह सब देखकर टॉमी को बहुत गुस्सा आता है
और वह नरभक्षी आदिवासियों के मुखिया पर तीर से हमला करता है। फिर किसी तरह बचे हुए लोग वहां से भाग निकलते हैं। वैंडी की मौत हो जाती है और टॉमी ठान लेता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब नरभक्षी आदिवासियों के पास बंदूकें हैं और टॉमी के पास बस तीर धनुष ही हैं। टॉमी को याद आता है कि उसके पिता बिल के पास भी एक बंदूक थी, शायद वह उनकी मदद कर सकते हैं। अब सवाल था कि बिल तो शहर में रहते हैं, तो वे शहर कैसे जाएंगे? ज्यादा सोचे बिना टॉमी और उनके समूह का एक सदस्य जंगल से निकलकर एक संकरी रास्ते से होते हुए एक बड़े जलाशय तक पहुंचते हैं। जलाशय के पार ही शहर है। वे एक नाव चुराकर किसी तरह उस पार पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते ही एक शराबियों की बस्ती में घुस जाते हैं। वहां कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी कार्लोस नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर टॉमी और उसके साथी को बचाता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। पता चलता है कि कभी कार्लोस भी एक आदिवासी कबीले का हिस्सा था। उनकी खासियत यह थी कि वे चमगादड़ों की तरह अंधेरे में देख सकते थे, क्योंकि वे रात में शिकार करते थे। धीरे धीरे जब जंगल कटने लगे और वहां बस्ती और इमारतें बनने लगीं, तो वे भी जंगल छोड़कर शहर में बस गए। टॉमी से पूरी कहानी सुनने के बाद कार्लोस और उसके लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद टॉमी को एक दिन अपने पिता बिल का पता चल जाता है, लेकिन बिल तो अब एक बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं और टॉमी के आदिवासी जैसे पहनावे को देखकर वहां के लोग शायद बिल तक पहुंचने से पहले ही टॉमी को भगा देंगे। ऐसा सोचकर टॉमी एक पेड़ की पत्ती को फाड़कर अपने पैरों में बांध लेता है और बिल्डिंग के खंभे पर चढ़ते हुए बहुत मुश्किल से बिल के फ्लैट तक पहुंचता है। तभी बालकनी की तरफ कोई आवाज होती है। बिल और जिन बाहर निकलते हैं और टॉमी को देखते हैं। एक नजर में ही बिल अपने खोए हुए बेटे को पहचान जाता है, लेकिन उसे भी इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करना होता है कि टॉमी अब जंगल के आदिवासियों में से एक है और उनके लोग गंभीर संकट में हैं। इसलिए टॉमी को मदद की जरूरत है। सब कुछ सुनने के बाद जिन और बिल कार्लोस से मिलते हैं और टॉमी की मदद करने के लिए उसके साथ महिला तस्करों के अड्डे पर पहुंचते हैं। कार्लोस और उसके साथी बंदूक चलाना जानते हैं। योजना के तहत बिल भिखारी के भेष में तस्करों के अड्डे पर जाता है। उसे देखकर आदिवासी लड़कियां उसे पहचान जाती हैं, क्योंकि बिल कुछ दिन वहां रह चुका था। बिल एक लड़की से कहता है कि वह बाकी लड़कियों को बता दे कि वे सबको बचाने आए हैं। कार्लोस और टॉमी की टीम बाहर का ताला तोड़कर पहरेदारों को मारते हुए अंदर घुसती है और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। जैसे ही उनकी चीखें सुनाई देती हैं, बिल एक आदमी को मारकर उसकी बंदूक ले लेता है और बाकी लड़कियों को बाहर निकाल देता है। इसके बाद नरभक्षी आदिवासी दल हमला कर देता है। कार्लोस की टीम और टॉमी मिलकर मुकाबला करते हैं और उनमें से कई को मार गिराते हैं। आखिरकार वे सब वहां से भाग निकलने में सफल होते हैं। जाते समय टॉमी बिल से कहता है, पापा, आपने हमारे लिए जो किया है उसका कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। हम अपने बच्चों को आपके बारे में बताएंगे ताकि आप हमारे बीच हमेशा जिंदा रहें। बिल टॉमी से कहता है, जो बांध बन रहा है जिसे हम बना रहे थे, अगर वो बन गया तो और पेड़ कटेंगे और लोग यहां आकर कारखाने बनाएंगे, तुम्हारा जंगल नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस बांध को किसी भी हालत में तोड़ना होगा। आदिवासियों को देखा जाता है कि वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद अमेज़न के उस जंगल में उस जगह पर मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार इसी तरह बारिश होने के कारण चारों ओर नदियां नालियां पानी से भरने लगती हैं और चारों तरफ बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। 2 दिन तक लगातार बारिश होने के कारण जंगल की नदियां भर जाती हैं। नदी में भयंकर बाढ़ आती है। टॉमी और बाकी लोग पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और नदी की तीव्र जलधारा को देखकर समझ जाते हैं कि बाढ़ आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे दुखी नहीं होकर खुशी और उल्लास मनाने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अमेज़न के जंगल के भीतर इस नदी की बाढ़ कितनी भयानक होगी और इसकी ताकत कितनी ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा कि यह उस बांध को नष्ट कर सकती है। और देखा जाता है कि तीव्र जलधारा में वह नया निर्मित बांध टूटकर चूर चूर हो जाता है। उधर बिल को देखा जाता है कि उसकी दोनों आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही बात है, किसी को न पाने का दर्द जितना होता है
किसी को पाकर फिर खो देने का दर्द उससे कहीं ज्यादा होता है। वह अपने बेटे को इतने सालों बाद वापस तो पा गया था, लेकिन वह बेटा अब सभ्य समाज में नहीं, जंगल में ही ठीक है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि अब आदिवासियों का नया लीडर बन गया है और वह कोई और नहीं, टॉमी है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो के अंत में सबके प्रति एक अनुरोध करना चाहता हूं। हालांकि फिल्म काल्पनिक है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हर साल हम अपनी सुविधाओं के लिए हजारों लाखों पेड़ काट देते हैं और लगातार पृथ्वी से पेड़ पौधे कम होने के कारण पृथ्वी की गर्मी बढ़ती जा रही है। आज देखो, गर्मी का मौसम इतना अधिक गर्म हो गया है कि सहन शक्ति के बाहर चला गया है। इसीलिए सबके पास अनुरोध है कि जहां भी रहो, अपने घर के पास कम से कम एक पेड़ लगाओ। एक पेड़, एक जीवन। प्रकृति ने हमें खाने के लिए फल दिए हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दी है, लेकिन अगर यही प्रकृति एक दिन सब कुछ छीनना शुरू कर दे तो वह मानव सभ्यता का आखिरी दिन होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। सब कुछ ठीक है, लेकिन आदमी का नाम टॉमी। अच्छा।